हाँ तो भाई देख लो, डेप्रिसिएशन पढ़ने जा रहे हैं, है ना। ऑलरेडी हम इसके 1-2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। क्या बताया था मैंने, डेफिनेशन हो गई थी ना हमारी डेप्रिसिएशन की, कि फिक्स्ड टेंजिबल एसेट में जो वैल्यू में जो गिरावट आती है ना, उस गिरावट को ही हम अपने पास क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। अभी सवाल उठता है इसके रिलेटेड, हमारे पास फिर मैंने बताया था 2 मेथड्स हैं हमारे सिलेबस में। मेथड तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बहुत है, लेकिन अपने सिलेबस में कितने हैं, 2 पढ़ने को। कितने पढ़ने को, 2। कौन कौन सा है, एक तो हमारे पास है स्ट्रेट लाइन मेथड और है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, यानी SLMNWDV, ठीक है ना, ये 2 मेथड। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की। और फिर मैंने ये भी बताया था, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो या रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो, दोनों को 2 तरीकों से डेप्रिसिएशन चार्ज की जा सकती है, दोनों मेथड्स में। एक मैंने कहा था विदाउट क्रिएटिंग प्रोविजन, दूसरा बताया था बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो, चाहे ये वाला मेथड हो, ये तो 2 मेथड है ना, फिर मैंने क्या बोला था, इन 2 मेथड को भी, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में 2 तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज होगी और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में भी 2 तरीके से। वो 2 तरीके कौन से थे, एक था जहां पे तुम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाओगे, एक है विदाउट प्रोविजन। लेकिन अभी ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में विदाउट क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझ आई बात, क्लियर है कि नहीं। सिंपल सा केस है, साधारण सा केस है, और उसी रिलेटेड एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम अपने पास, ठीक है कि नहीं। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, समझते हैं। यहां तक किस सबको बात समझ आ गई। अभी क्वेश्चन देखो क्या है, एक वैन परचेज कर रहे हो आप, कब, 1/4/20 को, ठीक है कि नहीं। वैन इज परचेज्ड ऑन 1/4/2020 और ये वैन कितने की पड़ी है आपको, 60,000 रुपए की पड़ी है। तब जब तुमने ये वैन खरीदी थी, कितने की पड़ी है, और खरीद कब रहे हो, 1 अप्रैल 2020 को। यहां तक बात समझ आई कि नहीं। and 5,000 spent on its repairs and registration। 5,000 भैया तुमको लग रहे हैं, जब तुम ये वैन खरीद रहे हो ना, इसमें कुछ मरम्मत करानी पड़ी। क्या करनी पड़ी, कुछ मरम्मत करानी पड़ी और रजिस्टर करना पड़ा अपने नाम। रजिस्ट्रेशन और मरम्मत कराने का खर्चा कितना आ रहा है, 5,000। लेकिन वैन कितने की पड़ी, 60,000। सवाल उठता है, सर ये 5,000 का क्या करेंगे, क्या ये वैन के कॉस्ट में जोड़ा जाएगा, सेपरेट खर्चा माना जाएगा। आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताओ। एग्जैक्टली, ये वैन के ही कॉस्ट में जोड़ा जाएगा। क्यों, रीजन है कि मैंने आपको बताया था, कोई भी एसेट रेडी टू यूज करने तक जितने भी उस पे खर्चे लगेंगे, यू हैव टू कैपिटलाइज दोस एक्सपेंसेस। एंड कैपिटलाइज करने का मतलब क्या बताया था मैंने, यू हैव टू इंक्लूड इट इन द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। समझ आ रही बात की नहीं। अरे क्लियर है, यहां तक बात समझ आई। तो ये 5,000 भी क्या बनेगा, 5,000 भी क्या बनेगा, वैल्यू में ही, इसकी कॉस्ट में ही जोड़ा जाएगा। क्लियर है या नहीं। हाँ, एक और चीज में बता दूं, अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन में ऐसे दिया है, फिर अलग डेट पे दिया है रिपेयर्स का खर्चा, क्या दिया है, देखो यहां पे भी रिपेयर्स है ना, मरम्मत कराना है ना, 5,000। लेकिन किस दिन करा रहे हो मरम्मत, जिस दिन खरीदी थी। अगर मरम्मत वाला खर्चा तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है, लेकिन वो है 3 महीने बाद, जब तुमने मशीन खरीदी 3 महीने बाद या अगले साल, उसका क्या करोगे, बताओ। समझ लो मैं पूछ क्या रहा हूं। मरम्मत का खर्चा मान लो, और इसी क्वेश्चन में 7,000 है, वो है मान लो अगले साल की जून में, उसका क्या करोगे, बताओ। वो अलग खर्चा होता है। हाँ एग्जैक्टली, वो अलग खर्चा है, उसको कैपिटलाइज करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, अरे बार बार बोला मैंने, रेडी टू यूज होने तक जो खर्चे हैं सिर्फ वो कैपिटलाइज होंगे। उसके बाद मशीन पे जो नॉर्मल रिपेयरिंग का खर्चा आएगा ना, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो तो नॉर्मल खर्चा माना जाएगा, मशीन के कॉस्ट में ऐड। और तुम्हारे क्वेश्चन में बस वो स्टूडेंट को पागल बनाने के लिए दिया जाता है, बेवकूफ बनाने के लिए दिया जाता है। बेवकूफ बनना नहीं है, इग्नोर करना है उसको।
समझ आई बात की नहीं? अगर ऐसा दिया होता, देखो मैंने आपको ये भी बताया था ना, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली डेफिनेशन तो याद कर लो ना भाई, वहां पे क्लियर कर दिया था ना मैंने। अगर जब एसेट खरीदते हो, खरीदारी के टाइम पे ही उस पे तुम मरम्मत का खर्चा कराते हो तो इट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड। लेकिन अगर वही खर्चा तुम अगले साल करा रहे हो तो वो कैपिटलाइज नहीं होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर किया जाएगा उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नॉर्मल खर्चा नॉमिनल अकाउंट मान के। समझ आ रही बात की नहीं? क्लियर है? जैसे मान लो तुमने ये बिल्डिंग खरीदी, ये बिल्डिंग है ना, अब है तो पुरानी, अब ये मान लो ये बिल्डिंग मेरी है, एक मिनट के लिए मैं इसका मालिक हूं, मेरे लिए तो ये पुरानी है ना। अगर मैं इस बिल्डिंग पे व्हाइट वॉश कराता हूं, इस पे थोड़ा मरम्मत कराता हूं, मरम्मत मतलब व्हाइट वॉश वगैरह, थोड़ा बहुत पेंट वेंट करा दिया मैंने, व्हाइट वॉश करा दिया, इसका खर्चा आ गया मान लो 7,000 8,000 रुपए, तो मेरे लिए ही क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? हाँ एग्जैक्टली, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यही बिल्डिंग मैं आज की आज मैं तुमको बेच रहा हूं, अब तुम खरीद रहे हो, तुमने मरम्मत कराई, अब तुम्हारे लिए वो 7,000 पेंट का खर्चा क्या बन जाएगा? एग्जैक्टली, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आई बात? देखो मेरे लिए जो मेरे पास एसेट है, कुछ साल, हर साल या कभी कभार किसी एसेट में हर साल भी थोड़ा बहुत मरम्मत तो कराना ही पड़ता है, तो वो जो मरम्मत का खर्चा है वो हमेशा क्या रहेगा? फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। क्या रहेगा? लेकिन याद रखना, हाँ एक्सेप्शन है, अगर उस खर्चे की वजह से कैपेसिटी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? वो खर्चा अगर उसकी वजह से, भले मान लो मशीन आज लाई थी, ये वैन कब लाई है? 1/4/20 को, जिसपे रिपेयरिंग एंड रजिस्ट्रेशन वाला 5,000 वो तो हमने कैपिटलाइज कर दिया। उसके अगले साल मान लो, या 2 साल बाद या 3 साल बाद हुआ क्या है, कैसा खर्चा करना पड़ा इस वैन पे? सारा कुछ ओवरहाल करनी पड़ी वैन। क्या करनी पड़ी? ओवरहाल तो बार बार करनी पड़ेगी ना। अब मुझे बताओ, ओवरहालिंग चार्जेस वैन का कैपिटलाइज करेंगे या अगले साल ही दिया है कि ओवरहाल करी वैन, बताओ क्या क्या होगा? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? बेवकूफो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो। तभी तो बोला था मैंने, ये पढ़ के आओ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेफिनेशन लेक्चर दिया है, पढ़ो दोबारा से। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है? अब बोलोगे सर आपने तो अभी बोला था कि सिर्फ रेडी टू यूज होने तक। एक्सेप्शन ये है, रेडी टू यूज होने के बाद भी वो खर्चे कैपिटलाइज किया जाएगा जिसकी वजह से कैपेसिटी बढ़ेगी। अरे जब ओवरहाल कराते हैं गाड़ी को, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना। अरे समझ आ रही बात की नहीं? वो एफिशिएंट बन जाता है ना वो चीज, वो भी जो भी एसेट हो, दैट्स व्हाई उसको कैपिटलाइज किया जाता है। खैर पढ़ के आना दोबारा से, डाउट होगा तो पूछ लेना। अभी समझो यहाँ पे वैन हमने खरीदी कब है? बताओ भाई, वैन खरीद रहे हो आप 1 अप्रैल 2020 को, कितने की? 60,000 रुपए की, जिसपे 5,000 से रिपेयर से रजिस्ट्रेशन वाला खर्चा लग रहा है, तो ये कैपिटलाइज किया जाएगा। फिर क्या था? 1 अक्टूबर 2021 को, कब? अगले साल में अनदर वैन वॉज परचेज, एक और वैन खरीद रहे हो तुम, कितने की? 70,000 रुपए की। खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे? फिर क्या था? 1 अप्रैल 2022 को, अक्टूबर 21 को तुमने दूसरी वैन खरीदी। अप्रैल 1 अप्रैल 2022 को जो पहली वाली वैन थी ना, द फर्स्ट वैन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020, जो वैन पहली वाली वैन जो तुमने कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 2020 को। 1 अप्रैल 2020 को पहली वाली वैन वॉज सोल्ड फॉर 45,000, तुमने वो बेची दी कितने में? 45,000 रुपए में बेच दी। एंड न्यू वैन कॉस्टिंग, और नई वैन उसी दिन खरीद रहे हो तुम, वॉज परचेज ऑन द सेम डेट, उसी दिन जिस दिन तुम पहली वाली वैन बेच रहे हो ना 45,000 में, उस दिन एक और वैन तुम खरीद रहे हो 1,70,000 रुपए की। समझ आई बात? हो क्या रहा है क्वेश्चन में? शो वैन अकाउंट फ्रॉम 2020-21 टू 2022-23। कब तक हमको क्या दिखाना है? वैन अकाउंट शो करना है 20-21 से लेकर के 22-23 तक, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। और मेथड कौन सा फॉलो होगा? स्ट्रेट लाइन मेथड। इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, ठीक है ना। लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लेना है? 10% पर, यानी सालाना, हर साल की 10% डेप्रिसिएशन लगानी है। ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? पक्का?
यहाँ पे वो स्टिक थी ना, वो जरा देखो वो पीछे कोई स्टिक विटिक है जिससे लाइन खींच सके, है क्या ये? इधर स्ट्रेट है ये, टेढ़ा है ये। हाँ ये ले आओ, ऐसे ये तो सही है, हमारा परफेक्ट खाता बन जाएगा। ये स्ट्रेट है, अब ये बताना स्ट्रेट है ऊपर और अब मुझे टेढ़ा लग रहा है, ठीक है। ये है हमारा क्या, अगर मिड पॉइंट ये है, ये भी बता देना इधर को। ये वाला कॉलम बनेगा भाई, अब ये स्ट्रेट है कि नहीं है? ये हुआ डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट। ये हो गया अपने पास स्ट्रेट है। डेट जब तक तुम्हारी प्रोसेसिंग होगी तब तक ये बन जाएगा। पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, सॉरी जर्नल फोलियो और अमाउंट। ये है भाई हमारा, कौन सा खाता बनाना था अपने पास? क्वेश्चन ने मांग करी थी किसकी? शो वैन अकाउंट। तो भाई ये है हमारा वैन अकाउंट। अच्छा ये तो पता है ना हम सबको कि किसी भी लेजर अकाउंट ही ना ये, अरे वही तो है रूल, वही लगे। ये वाला साइड, लेफ्ट वाला साइड डेबिट होता है और राइट वाला साइड क्रेडिट साइड होता है। यहां तक बात समझे कि नहीं समझे? और इतना भी अपने को पता है कि भाई पहला वाला ये वाला क्या है? ये डेट है ना, ये है डेट, ये क्या है? डेट पर्टिकुलर्स, ये क्या है? जेएफ यानी जर्नल फोलियो, और ये है भैया अमाउंट। ये वाला कॉलम भी डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो, और भाई ये है अपने पास अमाउंट। बताओ भाई यहां तक समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े फिर, चल अब करना कैसे है? स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है पहले ये तो बताइए। हम फॉलो कर रहे हैं एसएलएम। स्ट्रेट लाइन मेथड बोल लो या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोल लो, फिर ये नहीं कहना आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है ना? दो नाम है इसके, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, असल नाम तो ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में ये होता है कि हर साल सेम रेट से डेप्रिसिएशन लगता है, यानी सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। बोलो भाई बात समझ आए कि नहीं? अब रिटर्न ऑन वैल्यू में क्या होता है? रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में वहां पे हर साल जो गिरा हुआ वैल्यू है उस पे डेप्रिसिएशन लगता है। कैसे? वो आगे जाके बात करने वाले हैं जब हम पढ़ेंगे वो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे तरीका क्या रहेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है, ये मान लो ये मैंने लिया है 100 रुपए का, ये कैसे था? कितने का है? कितने का लिया मैंने? अब वैल्यू गिराई मैंने 10% इस पे, डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 10%। अच्छा 100 रुपए का 10, एक साल बीत गया, एक साल ये मेरे पास रहा, हाँ रहा। एक साल बीतने के बाद इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 10%। अच्छा 10% 100 रुपए का कितना बनता है? 10 रुपए। बनेगा कि नहीं बनेगा? 10 रुपए ही बनेगा ना। अरे क्लियर है कि नहीं है? तो एक साल बीतने के बाद इसका वैल्यू कितना बचेगा मेरे पास? 90 रुपए। कितना बचेगा? असल वैल्यू इसका कितना है? अभी एक साल के बाद 90 ही है ना, बिकॉज 10 रुपए तो डेप्रिसिएशन लग गया। अब दूसरा साल बीत गया, दूसरे साल के बीतने के बाद डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? कितना लगेगा? नहीं,
स्ट्रेट लाइन मेथड की यही तो खासियत है कि भले इसका वैल्यू कितना था एक साल खत्म होने के बाद 90 रुपए, असल वैल्यू कितना था 100, यहां पे कितना था ये 100, जब लाया था कितने का था, यहां पे तो 100 था, एक साल बीतने के बाद कितने का बचा 90 का। अब दूसरे साल की जो डेप्रिसिएशन है यहां पे चर्चा होती है, यहां पे सारी डिफरेंस आती है। दूसरे साल की जब डेप्रिसिएशन लगेगी सवाल उठता है सर ये 90 रुपए पे लगेगी या पहले वाले कॉस्ट पे लगेगी। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब यही है कि पहले वाले कॉस्ट पे, किस पे, पहले इनिशियल कॉस्ट पे। अब तुम बोलोगे सर वैल्यू तो 90 ही रुपए है, हाँ वैल्यू 90 ही रुपए है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए डेप्रिसिएशन की रेट किस पे लगाई जाएगी, जिस दाम पे तुमने ये खरीदा था, यानी कॉस्ट पे हर साल। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब ही यही है कि हर साल एक्चुअल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन को लागू करना है, लगाना है। समझ आई बात कि नहीं आई? हाँ वैल्यू तो गिरता रहेगा। अरे समझ आई बात? स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? अब रिटर्न ऑन वैल्यू में क्या होता है, पहले साल 100 रुपए पे, अगले साल लगेगा रेट 90 रुपए पे, उसके अगले साल और कम रुपए पे, उसके अगले साल और कम। समझ आई बात कि नहीं? इतना ही फर्क है। स्ट्रेट लाइन मेथड का कंसेप्ट समझ आया? पढ़ाया हुआ है ना ऑलरेडी ये, तो देख लो भाई। अब क्या हो रहा है देखो, हमको तो फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एनुअल डेप्रिसिएशन किसके बराबर है बोलो? हाँ एनुअल डेप्रिसिएशन किसके बराबर है? हाँ कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू बोल लो, स्क्रैप वैल्यू बोलो या रेजिडुअल वैल्यू यानी कबाड़ वाली कीमत, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अरे यही तो है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ भाई, एक चीज मेरे को समझाओ, क्या तुमको कॉस्ट दिया है वैन का, पहली वाली वैन का V1, इसको वैन वाली पहली को हम नाम देंगे V1, दूसरी वाली को V2 और तीसरी वाली को V3, ठीक है ना? नाम दे सकते हो आप अपनी मर्जी से, बिकॉज 3 वैनें आ रही है, पहले यहां पे एक खरीद रहे हो, फिर अनदर वैन, और इसको पहली वाली को फिर बेच रहे हो, फिर ये वाली ला रहे हो, ठीक है कि नहीं? तो 3 वैन खरीदी जा रही है। अच्छा मुझे बताओ, क्या तुमको वैन 1 की बात कर रहा हूं मैं, V1 की, किसकी? V1 की। V1 की अगर हमको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालनी होगी, कितने की ला रहे हो? 60 और ये 5 कितना बना? 65,000। तो कॉस्ट कितना है? 65,000। स्क्रैप वैल्यू दिया है तुमको किसी भी वैन का, अरे तीनों में से तीनों वैन का स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है। अब क्या करें? मैंने बताया था जब भी ऐसे वाले मेथड में स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता है तो यू हैव टू अज्यूम इट एज 0। समझ आई बात? तो यहां पे स्क्रैप वैल्यू 0 माना जाएगा। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दी है? नहीं दी है, बिल्कुल ही नहीं दी है। कोई बुक पे देखो जरा, दिया होगा, दिया है या नहीं दिया है? हाँ नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमको तो रेट दिया है ना इस क्वेश्चन में, रेट तो दिया है, दिया है। अरे इसकी बात कर रहा हूं, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया ना, तो हटाओ। जहां पे तुमको ना ये दिया है ना ये दिया है, तो इस फॉर्मूला का काम कुछ भी नहीं रहता, हटा दो। लेकिन फॉर्मूला कुछ क्वेश्चंस में यूज होगा, और ये स्ट्रेट लाइन मेथड का ही है, ठीक है ना? ये विदाउट फॉर्मूला यूज वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना? देखो यहाँ पे क्या है, 10% पर एनम की रेट दी गई है। अब तुम बोलोगे सर ये V1 पे है, V2 पे है, V3 पे, हर एक वाली वैन पे, ठीक है कि नहीं? यही रेट लगेगा। अच्छा मुझे बताओ कब तुमने खरीदी? 1/4/2020। जिस दिन तुमने मशीन खरीदी मुझे बताओ उस दिन जर्नल एंट्री क्या होगी? बताओ।
1/4/2020 को क्या होगा बताओ भाई। उस दिन क्या आ रहा है, मशीन आ रही है, सॉरी वैन आ रही है ना, तो वैन क्या है, अपने पास रूल याद कर लो, एसेट एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करने का, एसेट और एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट घटा तो, क्रेडिट कैपिटल लाइबिलिटी और इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट क्रेडिट करने का, घटा तो डेबिट करने का। ये तो रूल याद है ना, पक्का। आगे बढ़े फिर। अच्छा मुझे पता है इस दिन क्या होगा, डेबिट आ क्या रहा है, वैन आ रहा है। अच्छा कितने का, 65 तुम अलग इसका अलग एंट्री कर सकते हो, इसका अलग या साथ में भी कर सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी। तो वैन कितने की, 60 और ये 5 भी तो वैन के कॉस्ट में जोड़ा जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वैन एसेट आ रहा है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करने का, तो वैन अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे, 65,000। बताओ समझे कि नहीं समझे। अच्छा क्रेडिट क्या करेंगे, हर डेबिट का अपोजिट में इक्वल क्रेडिट होता है। देखो दो पहलू होते हैं ना हर एक ट्रांजैक्शन के, डेबिट वाला पहलू, क्रेडिट वाला पहलू। आई तो तुम्हारे पास वैन, गया क्या होगा, पैसा। तो पैसा क्या है, कैश भी एसेट, कम हुआ तो क्रेडिट करने का। तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट 65,000। मुझे बताओ ये एंट्री समझ आए कि नहीं आए। अच्छा यही, हालांकि हमको जर्नल नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, सीधा बनाते हैं लेजर। 1/4/2020 को वैन क्या हो रहा है, डेबिट हो रही कि नहीं हो रही। अच्छा 1/4/20 को ये वाला साइड कौन सा वाला साइड, ये वाला साइड डेबिट साइड है, ये वाला साइड कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है। अब इस साइड लिखूं या इस साइड लिखूं, किस साइड लिखूं, वैन क्या हो रही है, डेबिट हो रही है ना। अरे इधर ध्यान दो, वैन क्या हो रही है, डेबिट। तो डेबिट वाला साइड कौन सा है, ये वाला साइड। तो इस वाले साइड ही लिखूंगा ना, कितना है ये, 65,000। मुझे बताओ यहाँ पे किसी को दिक्कत है, 65,000 मैंने डेबिट साइड लिख दिया। जनरल फोलियो दिया नहीं है, दिया होगा तो लिख देंगे क्वेश्चन में, नहीं दिया तो खाली छोड़ देंगे। डेट क्या है, 1/4 और कब की बात है ये, 2020 की, 2020 की। अरे पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, देखो हुआ क्या है, वैन अकाउंट डेबिट 65,000, वैन अकाउंट डेबिट 65,000, ये तो आ गया। वैन के डेबिट होने का जरिया क्या है, सर जरिया है कैश अकाउंट। तो यहां पे जरिए का नाम लिखा जाता है टू कैश अकाउंट। अब ये नहीं कहना सर कैश अकाउंट क्यों डेबिट किया, ये तो क्रेडिट हो रहा था। अरे भाई खाता जिसका है, डेबिट भी उसी का और क्रेडिट भी उसी का। खाता है वैन का और वैन को ही डेबिट किया मैंने, ये क्या है फिर, ये तो जरिया है, जरिया कि किसकी वजह, ये दूसरा पहलू, यहां पे दूसरे पहलू का नाम है यहां पे। समझ आई बात कि नहीं आई, क्लियर है। लेजर ऐसे ही तो बनता है, पढ़ा हुआ है तुम लोग ने। आगे बढ़े फिर। अच्छा इस दिन, इसके बाद मुझे बताओ साल खत्म कब होगा, साल खत्म कब होगा बताओ भाई। साल खत्म होगा, हाँ करेक्ट। तो किया इस पे तुमने काम, डेट में अब कोई दिक्कत नहीं ना हो रही। फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी, और ये तो तुमको पता है फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा, 31/3/2021 को। इस दिन साल खत्म होगा। अच्छा इस दिन अगर साल खत्म हो रहा है, जिस दिन साल खत्म हो गया, 1 साल मेरे पास वैन रही है, अब वैल्यू गिरा होगा, हाँ सर गिरा होगा। कितना गिराएंगे वैल्यू, क्वेश्चन में बोला है खुद ही 10%, कितना, 10%। तो 10% का वैल्यू गिराना पड़ेगा। मुझे बताओ आप, 65,000 की मशीन थी ना, ये वैन थी ना, वैल्यू कितना गिरेगा, 10%। तो 65,000 का 10% कितना बनता है, इसका 10% कितना बनेगा, 6500। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। अब मुझे बताओ आप, 6,500 वैल्यू तो गिराना पड़ेगा ना वैन में, वैल्यू गिराने वाली एंट्री क्या होगी बताओ भाई। हाँ वैल्यू जो गिरा वो बिजनेस के लिए फायदे वाली बात की नुकसान वाली बात, नुकसान। नुकसान यानी एक्सपेंस या लॉस बढ़ेगा तो डेबिट करने का। तो हम क्या करेंगे यहां पे भाई, डेप्रिसिएशन
अकाउंट डेबिट करने का कितने से 6500 से। अच्छा डेप्रिसिएशन जब वैल्यू गिरा ना एसेट में, खर्चा है तुमने तो डेबिट कर दिया, क्या कोई पेमेंट करने वाले हो तुम किसी की ओर? क्या कोई पैसा जा रहा है बिजनेस से? नहीं सर, ये तो ऑलरेडी जो परचेज एसेट है उसी में वैल्यू गिर रही है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है। क्या होती है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। याद रखो ये चीज, ये एक लौती नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। नॉन कैश ये वो खर्चा है जहां पे तुमको एक्चुअल में कोई पेमेंट खर्चे का नहीं करना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं? अब डेप्रिसिएशन लगने की वजह से होगा क्या? दूसरा पहलू ढूंढ लो इसका, बताओ। एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन जो लगा ना 6500 बिजनेस का खर्चा है, इस खर्चे होने की वजह से हुआ क्या? सर वैन का वैल्यू गिर गया। किसका वैल्यू गिरा? तो वैन क्या है? एसेट। कम हुआ तो क्रेडिट करने का। समझ आई बात? टू वैन अकाउंट क्रेडिट करेंगे 6500। मुझे बताओ भाई बात समझे कि नहीं समझे? यहां तक क्लियर है? अभी देखो वैन क्या हो रहा है, हमको सिर्फ वैन अकाउंट बनाना। अगर नोटिस करोगे यहां पे वैन अकाउंट फिर से इन्वॉल्व हो गया। वैन अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है ना। तो मैं वैन अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, वैन अकाउंट वहां है ना। ये वाला साइड इसका डेबिट है, ये वाला साइड तो किस साइड लिखूं? इस साइड या इस साइड? क्रेडिट साइड लिखूंगा ना। पहले डेट कौन सी है उस दिन? 31/3/31